नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की यूनिट 3 का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर श्रीमान एस डी सावंत या जिन्हें शिवाजी सावंत के नाम से भी जाना जाता है की रचना फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट से ली गई है। श्रीमान एस डी सावंत मराठी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने मृत्युंजय, युगांधर, ययाति जैसी बहुत सुंदर उपन्यास लिखे हैं। इनकी रचनाएं ज़्यादातर मराठी साहित्य में है और मृत्युंजय जो इनका प्रमुख उपन्यास है उसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है और इसके लिए इन्हें 1994 में मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए पढ़ते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का मतलब है ग्लिम्पसेस यानी झलकियां या झांकी, पास्ट यानी इतिहास या अतीत, तो इसका मतलब हुआ इतिहास की या अतीत की झलकियां। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ पर हमारे देश के इतिहास की 1757 से लेकर 1857 तक की कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी चित्रात्मक झांकियां झलकियां दी गई है। These pictures and speech bubbles, ये चित्र और स्पीच बबल्स को मैं भी थोड़ी देर बाद डिफाइन करूंगा, will help clarify your understanding of the conditions। यह उन परिस्थितियों के बारे में आपकी समझ को स्पष्ट करने में मदद करेगा that led to the event known as the first war of independence in 1857। जिस कारण 1857 को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है। चलिए पहले स्पीच बबल्स को समझ लेते हैं। यदि आपने किसी भी तरह की कॉमिक बुक अगर पढ़ रखी है तो आप उसमें देखें कि कोई भी पात्र कुछ कहता है या सोचता है या लेखक पीछे कुछ दर्शाना चाहता है तो इन स्पीच बबल के माध्यम से वो दर्शाता है। इसमें सोचने के लिए अलग तरह का बबल होता है, कहने के लिए अलग तरह का बबल होता है। आप इन्हें देखकर स्पीच बबल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। द मार्टर्स, मार्टर्स से मतलब है शहीद। शहीद किन्हें कहा जाता है? जो सत्य, धर्म, देश या सिद्धांत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं उन्हें मार्टर्स या शहीद कहा जाता है। आप एक फंक्शन की तस्वीर देख रहे हैं, एट अ फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली का एक उत्सव है। इसमें एक महिला जो हमारे देश की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर हैं वो गीत गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल्स विद टीयर्स as you recall the sacrifices of India's martyrs। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है जो कवि प्रदीप ने खुद लिखा और उसको संगीत भी दिया, उसका म्यूजिक भी दिया है। एक तरफ इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी बैठे हुए हैं। नीचे कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की भी फोटो तस्वीर दी गई है। इसमें बाएं से सबसे ऊपर रानी लक्ष्मीबाई, फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय, फिर भगत सिंह, और नीचे से बाएं अगर हम देखें तो भारत के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे उन्हें दिखाया गया है। इसके बाद इस चैप्टर का पार्ट 2, द कंपनीज कन्क्वेस्ट। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा गया है। कन्क्वेस्ट से मतलब है विजय अभियान या युद्ध के द्वारा, मिलिट्री फोर्स के द्वारा किसी भी स्थान या लोगों को अपने अधीन बनाना कन्क्वेस्ट कहलाता है। बिटवीन 1757 टू 1849, 1757 से 1849 के मध्य का। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने बेहतर हथियारों की वजह से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी। आप मैप में देख सकते हैं 1765 में भारत में जो भारतीय राजाओं का हिस्सा है वह येलो कलर या पीले रंग से दिखाया गया है और ब्रिटिश टेरिटरी जो अंग्रेजों के शासन का हिस्सा है वह पिंक कलर से दिखाया गया है। तो पिंक कलर येलो कलर की तुलना में कितना कम है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारत के जो राजा थे वो दूरदर्शी नहीं थे,
अच्छा, दूर के भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दैट अपस्टार्ट राजा वाह, अपस्टार्ट से मतलब है घमंडी या पद या पैसे अचानक से बढ़ जाने के कारण लोगों में जो अहंकार हो जाता है, वो जो अहंकारी हो जाते हैं, उन्हें अपस्टार्ट कहा जाता है। बाह, बाह एक तरह का शब्द है जो एक्सप्रेशन दिखाता है गुस्सा और असहमति का। तो द अपस्टार्ट राजा वाह, वह घमंडी राजा वाह, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मुझे मदद करेंगे उसको हराने में। उसको मतलब अपने दुश्मन के लिए कह रहा है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और इस लगातार लड़ाई की वजह से लोगों के मन में शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू से मतलब है अधीन करना, वश में करना। तो जो विरोधी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से एक के बाद एक राजाओं को अपने अधीन करती चली गई। अ फार सीइंग रूलर, एक दूरदर्शी शासक, लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। जो मैसूर के बहादुर टीपू, इनका पूरा नाम टीपू सुल्तान था, अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक वे मर नहीं गए। कहने का मतलब मरते दम तक वे अंग्रेजों से लड़ते रहे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री, ईश्वर को धन्यवाद है कि अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब और ज़्यादा युद्ध नहीं और ठगों के द्वारा और ज़्यादा लूटमार नहीं। जो हिंसक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उन्हें ठग्स कहा जाता है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा है। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ गया है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट, ये किस तरह से भारतीय इस विजय अभियान के प्रति रिएक्ट करते थे, प्रतिक्रिया देते थे, वो बताया जा रहा है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन्ड अवर किंग्स, जो वाइट मैन यानी गोरे आदमी है, अंग्रेजों के लिए कहा गया है, उन्होंने हमारे राजा को या तो मार दिया है या गद्दी से हटा दिया है। डीथ्रोन्ड यानी गद्दी से हटा देना, रिमूव फ्रॉम पावर। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन फिर भी वे हमारी धरती के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और अब हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। इसके बाद पार्ट थर्ड, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर्स पर preached ideas like untouchability and child marriage, जो धार्मिक नेता थे वो छुआछूत और बाल विवाह के बारे में उपदेश देते थे। Anyone who crosses the seas loses his religion, जो भी कोई समुद्र पार जाएगा वह अपने धर्म को खो देगा, यानी अपना धर्म भ्रष्ट कर देगा। All the misery in the world is due to women, विश्व में जो भी घोर तकलीफ या परेशानी है उनका कारण महिलाएं हैं। किस किस तरह के देखिए आप ये लोग उपदेश देते थे। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, सच्चाई तो यह थी कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे और ब्रिटिश उनका अपमान करते थे, तिरस्कार करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो देशी लोग हैं वो बिल्कुल भी अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट यानी भरोसे के लायक नहीं है और ईमानदार भी नहीं है। पीछे एक भारतीय है, वे कह रहे हैं ट्रू योर ऑनर, माननीय आप सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के तौर पे अंग्रेज बहुत जल्दी लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उनके भारी भरकम करों ने किसानों को अपनी जमीन खेत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, लेकिन तुम पर अभी भी बकाया है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले हफ्ते तक नहीं देते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, अभी भी अंग्रेज ऐसे तरीके इजाद कर रहे थे, सोच रहे थे जिससे उन्हें और ज़्यादा फायदा मिले। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी
when brought into India. जो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में चीज़ें बनाई जाएं वो जब भारत लाई जाएं तो उन पर आयात शुल्क ना लगे. अ गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे वो भारतीय उद्योगों को क्रिपल यानी पंगु बना रहे थे, अपंग बना रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे. इनएविटेबली और अनिवार्य रूप से यानी जो होता ही है, फेमाइन्स फॉलोड और अकाल या प्राकृतिक आपदा आ गई. ब्रिटेन बिटवीन 1822 एंड 1836 1822 से 1836 के मध्य में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. 15 लाख लोग भूख से मर गए. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेसेस. जो ब्रिटिश नियम थे उन्होंने एक्सपर्ट आर्टिजन यानी विशेषज्ञ जो शिल्पकार थे, जो शिल्पकारी का काम करते थे, सिर्फ उनको और उनके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया. इसके बाद पार्ट 4 राम मोहन राय 1772 टू 1833. राम मोहन राय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल. राम मोहन राय जो कि बंगाल से एक विद्वान पुरुष थे, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. समझ गए कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइज अवरसेल्व्स. हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए. अवर एंशंट कल्चर इज ग्रेट. हमारी जो पुरानी संस्कृति है वह महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. और हम बड़ी उपलब्धियों, महान उपलब्धियों को प्राप्त करने में समर्थ हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी. हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी या समाज में सुधार करने होंगे. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूनिंग अस. अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहे हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. गाय जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती है. बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. लेकिन उनका दूध, उसका रंग एक सा ही होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. अलग अलग नेताओं या अध्यापकों की अलग अलग राय होती है. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. एसेंस से मतलब है सारांश या मूल तत्व. लेकिन हर एक धर्म का मूल तत्व एक ही है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. साइंस यानी विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से वे आकर्षित थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक या व्यवहारिक और उपयोगी, और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक होनी चाहिए. ही क्रॉस्ड द सीज. वो समुद्र पार गए. एंड वेंट टू इंग्लैंड. और इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल. यह देखने के लिए कि क्या है जिससे अंग्रेज शक्तिशाली हैं. देयर ही टोल्ड देम. वहां उन्होंने उनको बताया यानी ब्रिटिश लोगों को बताया. वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. हम आपको शासक के तौर पर सहमत हैं. हम आपसे सहमत हैं कि आप हमारे शासक हैं. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस. और आपको भी एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें प्रजा के रूप में एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना चाहिए. बट यू मस्ट रिमेंबर. लेकिन आपको याद रखना चाहिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स. जो भी एक शासक अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारियां रखता है या एहसास रखता है. ओज से मतलब है एक फीलिंग या एहसास कि जिसने आपके लिए कुछ किया है आप भी उसके लिए कुछ करें. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने समाचार पत्र शुरू किए, लेकिन जो संदेही अंग्रेज थे उन्होंने 1823 में उसे रुकवा दिया. इसके बाद फिफ्थ पार्ट ऑपरेशन. ऑपरेशन से मतलब है दमन या अत्याचार. ये बताया जा रहा है 1765 से 1835 के बीच में. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस. लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों पर दमन करना जारी रखा. इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड. उन्होंने एक नियम थर्ड पास किया या बनाया अंडर इट, जिसमें एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. जिसमें एक भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज. पूरे समय ब्रिटिश अफसर जो होते थे वो भारत में बड़ी तनख्वाह, बड़ा वेतन पाते थे. एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस. और
प्राइवेट यानी निजी व्यवसाय भी करते थे, उसमें वे अपना भाग्य बनाते थे। भाग्य बनाते थे मतलब काफ़ी पैसा कमाते थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन भारत में लगभग 7 करोड़ रुपए के सामान निर्यात करने लगा। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जो ब्रिटिश थे वो कंपनी की लूट से समृद्ध होते जा रहे थे, जबकि भारतीय उद्योग बिगेन टू डाई, मरते जा रहे थे या खत्म हो रहे जा रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। लॉर्ड गवर्नर जनरल बेंटिंग जो थे वे कुछ समय भारत के गवर्नर जनरल है, उन्होंने घर यानी अपने देश में किस तरह की रिपोर्ट दी? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कॉटन वीवर्स यानी जुलाहों की अस्थियां हैं वो भारत के मैदानों में चमक ला रही हैं। भारत के मैदानों में जो चमक है वो जुलाहों की हड्डियों के कारण है। अब देखिए किस तरह का व्यंग है कि वे लोग इतने भूख से दुबले पतले क्रश होते जा रहे हैं कि उनकी वजह से जो भारत का मैदान है उसमें चमक आ रही है। किस तरह का व्यंग ये कहना चाह रहे हैं? इसके बाद पार्ट 6 डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा थी वो पारसी और संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में एक अंग्रेज आदमी जिनका नाम मैकॉले, आपने सुना होगा लॉर्ड मैकॉले, जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वह लॉर्ड मैकॉले की ही देन है। सजेस्टेड अ चेंज, एक परिवर्तन के लिए उन्होंने सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें जो देशी लोग हैं यानी कि भारतीय हैं उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहिए। दूसरे अंग्रेज कह रहे हैं आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव petty जॉब्स अंडर देम। तो अंग्रेजी जो शिक्षा थी उससे हमारे देश में क्लर्क पैदा होने लगे और अंग्रेजों ने उन्हें पैटी जॉब्स यानी तुच्छ पद अंडर देम अपने नीचे दे दिए। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इंसिडेंटली यानी अकस्मात या संयोग से इससे हमारे देश में इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। वो क्या बातें कर रहे थे? वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी भौतिक या आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव यानी अच्छा बनाना चाहिए। मटेरियल कंडीशन से मतलब है आर्थिक स्थिति या उनकी जो रहन सहन की परिस्थितियां हैं उन्हें मटेरियल कंडीशंस कहा गया है। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपनी कन्वेंस यानी प्रेषित करनी चाहिए, ग्रीवेंस यानी शिकायतें, किसे? टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद को। By 1856 the British had conquered the whole of India। 1856 तक ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। आप देख सकते हैं मैप में जो येलो पार्ट है वो ब्रिटिश टेरिटरी बन चुका है, और माफ कीजिए जो येलो पार्ट है वो तो स्टेट्स हैं जो प्रिंसेस या भारतीय राजाओं के पास थे, और पिंक कलर से जो पार्ट दिखा गया है वो पूरा ब्रिटिश टेरिटरी बन चुका है। इससे पहले आपने 1865 वाला मैप देखा था, उसमें देखा था कि एक बड़ा भूभाग भारतीय राजाओं के पास था, जबकि अंग्रेजों के पास एक छोटा सा भाग था जो पिंक कलर से दिखाया गया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वे भारतीयों के बारे में बहुत ही कम परवाह करते थे। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा कठपुतलियां बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और अब हम अपने पुराने काम खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और जमीन, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं यानी उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बातें करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ करो। ड्राइव आउट यानी भगाना, बाहर निकालना। इसके बाद 7th पार्ट द स्पार्क्स 1855 टू 57। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो कर थे वो अभी तक भी पीजेंट्स यानी किसानों को बर्बाद किए जा रहे थे। इन बंगाल
द संथालाज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, संथाल जो थे, जो नए जमीन कानून के कारण अपनी जमीनें खो चुके थे, बिकेम डेस्परेट। डेस्परेट से मतलब है बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, इस कारण कुछ भी कर बैठना, दुस्साहसी हो जाना। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन, 1855 में वे रेबेलियन यानी सत्ता के विरोध विद्रोह या राजद्रोह करने के लिए खड़े हुए। एंड मसकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। मसकर्ड से मतलब है बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं करना, नरसंहार या हत्याकांड करना। तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियंस और उनके समर्थकों को अलाइक यानी उसी तरह मार डाला। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट से मतलब है असंतोष, ब्रूइंग यानी शुरुआत होना, टू स्टार्ट, टू फॉर्म। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें भी असंतोष शुरू होने लगा। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे। जो गोरे सैनिक हैं उनको तो बड़ी तनख्वाह मिलती है। मेंशन टू लिव इन, बड़े बड़े महल मिलते हैं रहने के लिए। एंड सर्वेंट्स, और नौकर भी मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमको पिटेंस यानी अल्प पारिश्रमिक एंड स्लो प्रमोशन, बहुत ही धीमा या बहुत ही देरी से हमें पदोन्नति मिलती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन। अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। ये टोपी वाले कौन है जो हमारे एज ओल्ड यानी पीढ़ियों पुराने कस्टम्स यानी परंपराओं को अबॉलिश यानी समाप्त करना चाहते हैं। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, एजुटेंट से मतलब सेनापति के जो सहायक होते हैं, तो उनकी रेजिमेंट के जो सेनापति के सहायक थे उन पर अटैक किया एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। हजारों दूसरे सिपाहीज, भारतीय सिपाहियों को सिपाही कहा गया है, तो हजारों भारतीय सिपाहियों ने भी रिवोल्टेड यानी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी, उनकी जो पोशाकें थी वो उतरवा ली गई। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। ह्यूमिलिएटेड से मतलब है अपमानित करना, और पुट इन आयरन से मतलब है जंजीरों में जकड़ देना। उन्हें अपमानित किया गया और जंजीरों में जकड़ दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ अंग्रेज ही थे जो भारतीयों की परंपराओं और उनके सोच, उनके विचारों को समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, अरे घमंडी ब्राह्मण सैनिक, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तुम जानते हो कि बुलेट के ऊपर जो ग्रीस तुम काटते हो वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. जल्दी ही चपातीज एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी लोगों को यह बताने के लिए कि उनके शासक उनकी सेवाओं की मदद चाहते हैं। चपाती भेजने से मतलब है आमंत्रण देना, एक तरह की सर्विसेज या सेवाओं के लिए आमंत्रण देना या कहना। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्क्यूलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। इसी के साथ साथ कमल के जो फूल थे वो भी भारतीय सैनिक एक दूसरे को देने लगे, और किस संदेश के साथ? डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों की मौत। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। मासेस यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग पेट्रियट्स यानी देशभक्तों की मदद करने लगे और उन्हें आश्रय देने लगे। इसके बाद पार्ट 8 रिवॉल्ट 1857। इन सारे घटनाओं के बाद जो 1857 में विद्रोह हुआ इसमें वो दिखाया गया है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और उसके बाद मेरठ में एक हिंसक प्रकोप या घटना हुई। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे शासक बहादुर शाह अमर रहे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था, राजद्रोह था, वो चारों ओर फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। बहुत से लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार और जागीरदार जो थे उन्होंने
ब्रिटिश कानूनों के कारण अपनी ज़मीनें खो दी थी। एंड दे वर सोर यानी अब वे बहुत दुखी थे, नफरत भरे हुए थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, गोरे लोगों का शासन खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। इसके बाद पार्ट 9, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत सारे पुराने शासक जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ की जो थी, बिटर यानी कड़वाहट भरी, क्रोध या घृणा से बहुत कड़वाहट उनके मन में भरी हुई थी। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, प्रसिद्ध नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, उन्होंने लोगों को कहा, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूनिंग अवर लैंड, अंग्रेज हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। दो रानी जो हजरत महल थी, दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ जो अपसर्ज यानी लड़ाई या विद्रोह जो चल रहा था उसको, उसमें शामिल हो गई। द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग हर जगह से उठ खड़े होने लगे। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सब जगह से। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें नाना साहब पेशवा को इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना नेता बनाना चाहिए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के कुंवर सिंह बिहार के जो थे, उनकी कलाई में गोली लगी। वे क्या कह रहे हैं, मदर गंगा, हे माँ गंगा, दिस इज अ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यह मेरे लिए, यह तुम्हारे लिए मेरा अंतिम चढ़ावा या आखिरी आहुति है। द पेट्रियट्स, देशभक्त जो थे, पाउंस्ड अपॉन यानी हमला किया, द ब्रिटिश, अंग्रेजों पर, एंड फॉट और लड़े, पिच्ड बैटल से मतलब है घमासान लड़ाई, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तरी भारत में। इस तरह से ये चैप्टर, देशभक्ति से भरा हुआ चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ा। इसके लेखक के नाम है एस.टी. सावंत, और जिस रचना से लिया गया है, फ्रॉम अवर फ्रीडम मूवमेंट, ये लिखा गया है। इस तरह से इस चैप्टर को आज हमने 1 बाय 1 पूरे वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आज पढ़ा। और अगर आपको इसमें संबंध में कोई भी शिकायत या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।